हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल MSc सगाली लेकर आया है क्लास 11th केमिस्ट्री का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसे देखना ना भूलें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने वाला है या कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बोर्ड के द्वारा। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ साथ जितने लोग देखेंगे अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग को भी आपके चलते भलाई हो दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्या है? SO2 का आणविक द्रव्यमान होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से कंप्लीट करना होगा। पीरियोडिक टेबल में परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तत्व का नाम, संकेत, ये अच्छे से कंप्लीट रहेगा तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा। वरना देखने में बहुत आसान है, बहुत छोटा है, और ऑप्शन भी देखिए छोटा छोटा अंक का दिया हुआ है, लेकिन जब तक पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं रहेगा ये सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं बनाकर। ये क्या है? सल्फर और ये ऑक्सीजन। क्या पूछ रहा है? आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका 32 होता है दोस्तों। किसका निकालना है? SO2 का। सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का देखिए 16 होता है। कितना? 2 से गुना, देखिए 32 और 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? 64। तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या चीज में लिखा जाता है? U में। तो 64U मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र लिखें। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6। इसका संरचना सूत्र कैसा होता है? तो देखिए ये इसका संरचना सूत्र है। इस तरह का बेंजीन का संरचना सूत्र है। बेंजीन का क्या है? ये संरचना सूत्र है और ये अणुसूत्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 NTP। NTP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? तो याद रखिएगा 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। साथ साथ दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमको आंसर लगाने से पहले आप भी कलम कॉपी लेकर बैठें और आंसर लगाएं, और लगाने के बाद देखिए काउंट करके कि आप टोटल क्वेश्चन में से कितना आंसर को अपने से आप सही लगाया है, गलत लगाया है, और जो भी लगाए हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें कितना आपका आया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राशि तापमान के साथ परिवर्तित होता है? परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिएगा मोललता, यह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीटर, 1 लीटर क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? लीटर। लीटर यानी कि मोलर। मोलर, लीटर यानी कि क्या हो जाएगा? ये लीटर मोलर यानी कि मोलरता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर रहता किलो, किलो तो क्या हो जाएगा? मोलल। किलो मोलल यानी कि मोललता हो जाता। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक एवोगाद्रो संख्या बराबर होता है। एक अवगाद्रो संख्या में कितना अणु होता है? तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7। 7 क्या है? 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा, यानी कि 1 मोल जब हम कार्बन को दहन करेंगे तो कितना CO2 बनेगा? तो देखिएगा दोस्तों ये न्यूमेरिकल टाइप का है।
हम कार्बन को जला रहे हैं, कार्बन को किसके उपस्थिति में जलाएंगे? तो O2 के उपस्थिति में जलाएंगे। क्या बन जाएगा? तो CO2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा CO2 बन गया। आपसे क्या पूछ रहा है? CO2 की मात्रा कितनी होगी? तो कार्बन जला ऑक्सीजन के साथ में CO2 बन गया, ठीक है। तो इसका मात्रा पूछ रहा है, तो मात्रा ग्राम में। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का यहाँ पे हो जाता है कितना? 6 दूनी की 12। और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? एक का होता है 16 और 16 दूनी की 32। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? तो एक का 16 होता है, 2 का 16 दूनी की 32 हो जाएगा। 32 और 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 44 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8, सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। देखिए दोस्तों, सोडियम कौन सा है? सोडियम तत्व है। संकेत क्या होता है? Na होता है। ये क्या है? धातु है। कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको हम Na+ भी कभी लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये सोडियम है, वो अधिक क्रियाशील तत्व है। इसके नेक्स्ट बात क्या और सीखेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका परमाणु संख्या लिख लेंगे। तो परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या को क्या चीज़ से लिखा जाता है? तो Z से। कितना हो जाएगा? तो परमाणु संख्या 11 होता है सोडियम का। द्रव्यमान संख्या A से डिनोट किया जाता है। कितना होता है? 23 होता है। इसके बाद विन्यास लिखना है। तो विन्यास किसका किया जाता है? परमाणु संख्या का। तो इसका विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 8 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 8 1, 2 8 10 और 1 11। इसको क्या कहा जाता है? बोर-बरी के सिद्धांत से किया गया है दोस्तों। 2n² पे किया जाता है। KLMN इसमें कक्षा होता है 1 2 3 4, 2n² से किया जाता है। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अगर अफबाऊ से किया जाएगा दोस्तों, तो अफबाऊ में क्या होता है? 1s2 होता है, 2s2 होता है। इस सूत्र से आप कर सकते हैं, जिसको अफबाऊ थ्योरी कहा जाता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये हमने बोर-बरी से 2n² पे किया। आपको इस क्वेश्चन को करना है अफबाऊ से। क्या से करना है? अफबाऊ, प्रिंसिपल अफबाऊ सिद्धांत से करके कमेंट में बताना है कि इसका अफबाऊ थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, He2S1 वाला परमाणु है दोस्तों। He2S1 देखिए, ये अफबाऊ थ्योरी से क्या किया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है। तो He यानी कि हीलियम, तो हीलियम 2 पर हो गया, और यहाँ पे यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1, 3। तो 3 किसका होता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। 3 पर कौन आ जाएगा? तो लिथियम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ अफबाऊ नियम से, वो किसका किया हुआ है? तो लिथियम का किया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? 10, मैग्नीशियम प्लस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए दोस्तों, Mg+ है, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम के बारे में। चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम कितना पे आता है? 12 पे आता है। कितना पे आता है? 12 पे। द्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है। तो ये क्या है? ए कितना हो गया? 24। इसके बाद Z कितना हो गया? 12। तो Z बराबर E बराबर P। आपको ये बात बताए हैं क्लास में। क्या चीज? परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या होता है। इसमें क्या पूछा गया है? प्रोटॉन की संख्या दोस्तों। तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। लेकिन उससे पहले कि क्या चीज यहाँ पे देखिए, एक ठो क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। एक ठो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है? त्याग कर दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तो वो प्रोटॉन संख्या ही कहलाएगा, वो परमाणु संख्या ही कहलाएगा। तो एक त्याग कर दे रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा? 12 में से 1 कम हो जा रहा है। ये प्लस है यानी कि दे रहा है, और माइनस है यानी ले रहा है। तो प्लस है, दे रहा है, यानी कि 1 कम। तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या होती है। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे बताइएगा। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या कितना होता है? यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम। और देखिएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। इसको हम अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद चलिए ये भी पूछ दिया जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, तो 10 के पावर -10 मीटर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किस समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बताया गया है क्लास में कि फर्स्ट ए जो है उसको क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। क्या चीज कहा जाता है? क्षारीय धातु, अल्कलाई मेटल, क्षारीय धातु। दूसरा सेकेंड ए को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। सेकेंड ए को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे क्या है? किस समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है? तो सेकेंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु तत्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 17वां को हैलोजन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 16 को चैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक कुछ ऑप्शन भी आपको क्लियर होते चल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिकतम होती है? विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा अधिकतम। दोस्तों हमने क्लास में बताया था फ़ोन से कॉल करना है, फ़ोन से कॉल करें। अगर फ़ोन लग जाएगा तो वहाँ पे शुरुआत में क्या आ रहा है? एफ। तो एफ का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन और उससे भी कम किसका? तो क्लोरीन का। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए सबसे ज़्यादा में कौन है? तो फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। अगर फ्लोरीन नहीं होता तो फिर क्या होता? ऑक्सीजन होता। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आवर्त सारणी, किसके आवर्त सारणी? मेंडलीफ के। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं क्या चीज यहाँ पे आवर्त सारणी बस और 18। आवर्त सारणी देखते ही क्या ऑप्शन लगा देते हैं? 18। लेकिन किसका आवर्त सारणी है? मेंडलीफ का है। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समूह का संख्या कितना था? 9। कितना था? 9। और आवर्त का संख्या कितना था? 7। आवर्त का संख्या कितना था मेंडलीफ में? 7 था। आवर्त कितना था? 7। और समूह कितना था? समूह 9। लेकिन अभी कितना है आधुनिक में? तो आधुनिक में आवर्त कितना है? 7, लेकिन समूह कितना हो गया है? 18। ये है मेंडलीफ का। और ये किसका है? तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी मोसले का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। एक ही ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसने दिया? तो दोस्तों यह नियम एवोगाद्रो के द्वारा दिया गया नियम है कि एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये किसके द्वारा दिया गया? तो एवोगाद्रो के द्वारा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे याद रखने वाला ये चीज़ नहीं है, इसको तो आप बनाकर ही बता सकते हैं किसका ज़्यादा है। तो चलिए हम सबसे पहले H2SO4 को देखते हैं। H2SO4 का कितना होगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 1 × 2 प्लस इसका कितना होगा? तो सल्फर का 32 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 4 है गुणा में, तो 16 × 4। अब 1 × 2 2, 32 और 16 चौका 64। कितना हो जाएगा? 64 और 30, 94 2 96 और 2 98 U हो जाएगा। इसके बाद बी वाला क्या है? बी वाला CuSO4 है। तो Cu यानी कि कॉपर। और यहाँ पे कॉपर 29 नंबर पे आता है, तो 29 64 हो गया। इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 64। सल्फर का कितना हो गया? 32। और ऑक्सीजन का कितना? 4 गो है, तो 16 चौका 64 होता है। अब 4 2 6 और 4 10, 6 3 9 और 6 15 और 1 16, यानी कि 160 U हो गया। इसके बाद सी में देख लेते हैं क्या है। सी में D2O है। तो D2O को दोस्तों पिछलका वीडियो में ही आपको बताया है कितना होता है? 20 होता है। इसके बाद डी में क्या है? तो डी में NaHCO
3 है। इसका कितना हो जाएगा, तो Na यानी कि इसका सोडियम है तो 11 23 होता है, 23 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। कार्बन के कितना हो जाएगा, 6 12 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 है, 1 का 16 होता है, तो 3 का 16 48। अब कितना हो जाएगा, 48 और 12 60, 20 80 और 3 83 और 1 84 यू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ पे 98 160 20 और 84, तो सबसे ज़्यादा किसका है 160 यानी कि CuSO4 ऑप्शन नंबर बी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, PV बराबर NRT क्या है, PV बराबर NRT, PV बराबर NRT क्या है दोस्तों, तो ये आदर्श गैस का समीकरण है। क्या है, आदर्श गैस समीकरण। क्या है दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण है, ऑप्शन नंबर ए आदर्श गैस समीकरण। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैसों के नियमों का पालन करती है उसे क्या कहते हैं। कोई गैस है जो सभी ताप और दाब पर गैसों के नियम का पालन करती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आदर्श गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं, आदर्श गैस। कौन सा गैस, आदर्श गैस। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भी टी बराबर स्थिरांक है। भी और टी किस नियम में स्थिरांक होता है, भी टी बराबर स्थिरांक है। दोस्तों आपको एक ट्रिक बताया है, क्या बताया है, एक त्रिभुज बताया है। त्रिभुज में क्या बताया है, पी भी टी और बी सी जी बताया है, पी भी टी और बी सी जी। पी क्या है, तो पी यानी प्रेशर दाब है, भी क्या है वॉल्यूम यानी आयतन है, टी क्या है टेम्परेचर यानी ताप है, बी यानी बॉयल्स लॉ, सी यानी चार्ल्स लॉ, जी यानी गैलुसाक लॉ। देखिएगा तो ये बॉयल्स लॉ में क्या है, ये दोनों में संबंध होता है, चार्ल्स लॉ में ये दोनों में संबंध होता है, और गैलुसाक लॉ में ये दोनों संबंध होता है, और बाकी कोना पर वाला क्या होता है, तो वो स्थिरांक होता है। तो दोस्तों भी यानी वॉल्यूम और टी यानी टेम्परेचर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर किस में है, और उसके बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि ये दाब कांस्टेंट हो जाएगा। तो भी और टी किस में है, चार्ल्स का नियम में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे भी टी के बदले पी और भी होता तो कौन सा आ जाता, बॉयल्स लॉ। अब उसके बदले अगर हो सकता है क्वेश्चन दूसरा आ जाए, पी और टी रहता है तो कौन सा लॉ हो जाता, गैलुसाक लॉ, यानी कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम तो बोल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इस ब्लॉक के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दोस्तों ब्लॉक कितना होता है, तो यहाँ पे ब्लॉक 4 होता है, एस पी डी एफ। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, डी में 10 और एफ में 14। दोस्तों ये सभी याद रखिएगा, ये अलग से बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए कह रहा है, एस ब्लॉक के लिए। तो एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एन एस और 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। एस यहाँ पे एन लगा हुआ है, एन यानी कि N2S2 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 से कैठो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, या तो 1 भी हो सकता है या 2 हो सकता है। 1 इसलिए होगा क्योंकि इस ब्लॉक में 2 ठो आता है, एक फर्स्ट ए आता है और एक सेकेंड ए आता है। तो फर्स्ट ए के लिए NS1 हो जाएगा और सेकेंड ए के लिए NS2 हो जाएगा, इसीलिए लिखा हुआ है NS1 से 2 तक। दोस्तों क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, तो लाइक करते रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 21 क्या है, यह भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। 30 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए, यानी कि दबाने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है क्लास में, इस तरह का भी क्वेश्चन बताए हैं। तो यहाँ पे एक जो भी पहले दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे वायु का इतना आयतन दिया हुआ है यानी कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है V1 बराबर 500 और ये क्या दिया हुआ है दबाकर इतना करना है यानी कि V2 कितना दिया हुआ है 200। पहला दाब कितना है 1 बार यानी कि प्रेशर P1 बराबर कितना दिया हुआ है 1 बार दिया हुआ है। क्या निकालना है दोस्तों आवश्यक न्यूनतम आवश्यक दाब यानी कि P2 निकालना है। कितना दाब लगाएंगे कि 500 से आयतन कम होकर कितना हो जाए 200 हो जाए। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। इसको क्या करेंगे हम तो V1 बटा V2 करेंगे। क्या कर लेंगे V1 बटा V2 बराबर P2 बटा P1। V1 बटा V2 बराबर P2 बटा P1। हमें क्या चाहिए हमें चाहिए P2। तो P2 चाहिए तो P1 यहाँ से भाग में है इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा गुणा में। तो V1 बटा V2 गुणा P1 बराबर P2। अब V1 कितना है तो V1 यहाँ से 500 है और P1 कितना है P1 1 बार है और V2 कितना है 200। V2 कितना है 200 है। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा 2 से 5 कितना बार में कट जाएगा तो 2 से 2 दूनी की 4 और 2 5 10 यानी कि 2.5 बार में। तो कितना हो जाएगा P2 बराबर 2.5 बार। कितना एक्स्ट्रा दाब चाहिए तो 2.5 बार यानी कि 2.5 बार। ये आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। इधर वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको इतना रफ कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है CH3 CH2 CH2 CH Cl और CHO। दोस्तों IUPAC नाम लिखना है। तो जहाँ पे क्रियाशील मूलक जुड़ा हुआ रहेगा वहीं से हमको क्या करना है कार्बन को काउंट करना है। तो कार्बन को काउंट करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 1 कार्बन हो गया 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन हो गया। कितना कार्बन हो गया 5 कार्बन। अच्छा देखिए यहाँ पे CH में एक्स्ट्रा क्या चीज़ जुड़ा हुआ है Cl जुड़ा हुआ है। इसको यहाँ पे नीचे भी Cl लिख सकता है ना। तो यहाँ पे बगल में कोष्ठ में ही लिखा हुआ है। कई ठो कार्बन हो गया 5 ठो। जुड़ा हुआ है किस पर तो दूसरा कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो दूसरा कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो 2 लिखेंगे। क्या जुड़ा हुआ है Cl यानी कि क्लोरो जुड़ा हुआ है क्लोरो। और कई ठो है 5 ठो तो 5 को पेंटेन कहते हैं यानी कि पेंटेन 2 क्लोरो पेंटेन। इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और यह है लास्ट क्वेश्चन। 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितना होगा दोस्तों। 6 ग्राम कार्बन है। कार्बन कितना ग्राम है 6 ग्राम। क्या निकालना है मोल संख्या। तो मोल संख्या बराबर सूत्र क्या होता है मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा क्या चीज होता है आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 6 ग्राम। आणविक द्रव्यमान किसका कार्बन का। तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है कार्बन का 6 12 होता है। द्रव्यमान कितना 12। अब कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 यानी कि 0.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सब का सब क्वेश्चन अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सब लगभग परीक्षा में कभी ना कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसे अपने से भी लगा कर देखें कि आप 23 क्वेश्चन में से 23 कर लेते हैं या कितना करते हैं। आप इसे कमेंट में करके बताएं कि आप कितना क्वेश्चन को अपने से लगाए हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।